नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज मैं रहूंगा आपके साथ आज की बात में, क्योंकि रजत जी इस वक्त वडोदरा में है। वडोदरा में आज पारुल यूनिवर्सिटी की 9th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है और इस दीक्षांत समारोह में रजत जी चीफ गेस्ट के तौर पर स्टूडेंट्स को डिग्रीज सौंपने के लिए गए हैं। समारोह के दौरान स्टूडेंट्स को खादी से बने स्पेशल कॉन्वोकेशन स्कार्फ्स दिए गए। छात्रों ने रजत जी से उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, फिटनेस के बारे में सवाल किए और रजत जी ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र ही संघर्ष है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, असफलताओं से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद पर भरोसा रखें, ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। रजत जी ने कहा कि फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन ये जरूरी है। इस कार्यक्रम में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और मैरी कॉम भी मौजूद थी। दीक्षांत समारोह में गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी पहुंचे। और आइए अब देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले की। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए टेरर अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि सिडनी में बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आतंकियों की जड़ें भी पाकिस्तान में मिली। पता लगा कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला करने वाला शख्स साजिद अकरम पाकिस्तान का नागरिक था। साजिद अकरम ने अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर बॉन्डी बीच पर आम निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 15 लोगों को मार डाला। जांच एजेंसियों ने बताया कि साजिद अकरम लाहौर का रहने वाला था। 50 साल का साजिद 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया था। यह हैवान फिलहाल वर्किंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, जबकि उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। बाप बेटे ने मिलकर मौत का खेल खेला। साजिद तो मौके पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया और उसका बेटा नावेद बुरी तरीके से घायल हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका बचना भी मुश्किल है। सिडनी के ऐतिहासिक बॉन्डी बीच की ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब आतंकी हमला हुआ था। शाम करीब 6:45 बज रहे थे। हजारों लोग समंदर किनारे जुटे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग यहूदी थे, क्योंकि कल यहूदियों का एक त्योहार था, हनुका। ये लोग बॉन्डी बीच पर फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसे सिडनी का गोल्डन आवर कहा जाता है। लोग खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और उसी वक्त अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई इस तरह के आतंकी हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए बीच पर मौजूद लोगों को लगा कि त्योहार है तो शायद आतिशबाजी हो रही है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद लोगों को भयानक खतरे का एहसास होने लगा। दूर खड़े 2 शख्स भीड़ पर निशाना साधकर गोलियां चला रहे थे। कुछ लोग गोली लगने से घायल हो गए और फिर बीच पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। जिस वक्त साजिद अहमद और नाविद अहमद मौत का यह खेल खेल रहे थे, उस वक्त इजराइल से ऑस्ट्रेलिया घूमने आए कोबी फरकश भी बॉन्डी बीच पर ही मौजूद थे। कोबी फरकश ने बताया कि पहले तो वो उस जगह की तरफ बढ़े जहां से तड़ातड़ गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने खून से लथपथ जमीन पर पड़े घायल लोगों को देखा तो वो भी वहां से जान बचाकर भागे। जब मैंने गोलीबारी की आवाज सुनी तो शुरू में तो मुझे लगा कि आतिशबाजी हो रही है, तो मैं उसे देखने के लिए और करीब गया। क्योंकि मैं घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर था तो मैं और करीब गया ताकि देखूं कि हो क्या रहा है। करीब जाकर मैंने देखा कि लोग भाग रहे थे। उसके बाद मैंने 5 गोलियों की आवाज सुनी। उस वक्त भी मुझे नहीं लगा कि गोलियां चल रही है, तो मैं और पास गया और वहां देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, उसके बदन से खून बह रहा है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो यहूदियों के ऊपर आतंकवादी हमला है और उसके बाद मैं वहां से पूरी ताकत से भागने लगा और भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अफरा तफरी मची थी। कुछ लोग जख्मी होकर जमीन पर पड़े थे, खून बह रहा था। एक शख्स की गर्दन से खून निकल रहा था। वो मुझसे बस 10 मीटर की दूरी पर गिरा पड़ा था।
उसी लम्हे मैंने ये मंजर देखकर सोचा कि भागो भागो भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो मैं किसी हमलावर को नहीं देख पाया और इसके बाद मुझे कोई जख्मी भी नहीं दिखा। ये दोनों हमलावर साजिद अकरम और उसका बेटा नावीद अकरम एक सिल्वर कलर की हैचबैक गाड़ी से बॉन्डी बीच पर आए थे। साजिद ने ब्लैक शर्ट और सफेद ट्राउजर पहना हुआ था और उसके बेटे ने ऑल ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों काले रंग का एक बैकपैक पीठ पर लेकर के आए थे। दोनों ने अपनी कमर पर भी कपड़े में कारतूस बांधे हुए थे और बस ये धुआंधार लगातार गोलियां बरसा रहे थे। साजिद के पास पंप एक्शन गन थी, जबकि उसके बेटे नवीद के पास बोल्ट एक्शन राइफल थी। दोनों बीच की तरफ जाने वाले एक ब्रिज पर खड़े हो गए और वहां से नीचे बीच पर मौजूद यहूदियों के ऊपर निशाना लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। जब कुछ लोगों ने मोबाइल से गोलीबारी का वीडियो शूट करना शुरू किया तो एक हमलावर ने उन्हें गोली मारने की धमकी देकर पीछे हटने का इशारा किया और फिर बीच की तरफ फायरिंग करने लगा। जिस बॉन्डी बीच पर कुछ देर पहले तक जिंदगी गुलजार थी, लोग जश्न मनाने में मशगूल थे, वहां अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि एक आतंकवादी ब्रिज से, मतलब एक एलिवेटेड जगह से गोलियां चला रहा था, बल्कि दोनों ही। इसलिए बीच पर मौजूद हर शख्स इनकी रेंज में था। कुछ लोग जान बचाने के लिए आसपास के रेस्टोरेंट्स की तरफ भागे, तो कुछ लोगों ने बीच पर मौजूद मेजों के नीचे छुपने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। हाहाकार मचा हुआ था और तभी पुलिस मौके पर पहुंची। We saw was people running away, shooting. असल में जब हमने लोगों को दौड़ते भागते देखा तो वो सब के सब गोलीबारी से बचने के लिए दौड़ रहे थे, तो हम भी भागने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन हम ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग चीख पुकार मचा रहे थे। सब कुछ इस कदर अस्त व्यस्त था। और हाँ, सब लोग बीच से भागकर रेस्टोरेंट में घुसकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बेहद भयावह था। सब कुछ बहुत तनावपूर्ण था। Everyone was screaming, everything was. इस आतंकी हमले को साजिद अकरम लीड कर रहा था और अब बॉन्डी बीच के आसपास के आर्चर पार्क की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं और जैसे ही साजिद ने अपनी गन को रीलोड करने की कोशिश की, उसी वक्त एक बहादुर शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और फिर उसकी गन छीन ली। इसके बाद हमलावर साजिद अकरम एक बार फिर उसी ब्रिज की तरफ बढ़ा जहां उसका बेटा नावीद अभी भी निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था। तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने साजिद को गोली मार दी। वो ब्रिज पर ही ढेर हो गया। इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वालों ने मिलकर नवीद अकरम को भी काबू में किया। Well, we were obviously doing our church service, and then a few of us were mingling at the end around 20. जिस वक्त हमला हुआ उस समय हम चर्च सर्विस कर रहे थे और उसके बाद कुछ लोग उसके आयोजन में भी शामिल होने पहुंचे। आखिर में हम में से लगभग 20 लोग वहां से वापस आ रहे थे। तभी हमने देखा कि लोग दरवाजे से भाग रहे हैं और कोई पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर निकला और थोड़ी देर बाद कुछ और लोग भागते हुए आए। तो हमने पूछा कि आप सब ठीक तो हैं, और वो बस भागते जा रहे थे। तो हम में से कुछ लोग वहां बीच पर गए और हमने देखा कि वहां से लोग बस भागते ही जा रहे हैं। और तभी किसी ने जोर से कहा, वहां एक शूटर है। और फिर हमें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तड़ 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 करके गोलियां चल रही थी और जाहिर था लोग सदमे और खौफ के मारे इधर उधर भाग रहे थे। And it was just like bang, 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 and obviously. बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में जिस शख्स ने गोलीबारी के बीच बेमिसाल बहादुरी दिखाते हुए आतंकवादी साजिद अकरम को दबोचा, उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत से लोगों की जान बचाने वाले इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया में फल बेचने का काम करता है। हमले के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर कॉफी पीने के लिए गया हुआ था। जब अहमद वहां पहुंचे तो आतंकवादियां गोली चला रहे थे। आतंकवादियों को देखकर भी अहमद वहां से भागे नहीं। ये गाड़ियों की आड़ लोगों को लेकर वहां पर छिप गए और जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने आतंकवादी पर हमला बोल दिया। पहले उसकी गन को पकड़कर नीचे की तरफ किया, फिर दहशतगर्द साजिद को जमीन पर गिराया और फिर उसकी बंदूक छीन ली। अहमद ने साजिद की तरफ बंदूक तानी भी, लेकिन गोली नहीं चलाई। आतंकवादी जमीन से उठकर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। चूंकि तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुकी थीं, इसलिए अहमद ने गन को पेड़ से टिकाकर रख दिया और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ऐसा करके अहमद ने पुलिस को इशारा किया कि वो हमलावरों में से एक नहीं है।
हालांकि इसके बाद दूसरे आतंकवादी नावीद अकरम ने अहमद अल अहमद को भी टारगेट करके कई राउंड गोलियां चलाई। अहमद को कंधे और हाथ पर कई गोलियां लगी हैं। वो इस वक्त अस्पताल में हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स अहमद से मिलने अस्पताल गए और उनको पूरी मदद देने का भरोसा दिया। क्रिस मिन्स ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बहादुर शख्स नहीं देखा। अहमद ने बहुत से लोगों की जान बचाई। वो मंजर अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे अविश्वसनीय तस्वीर नहीं देखी है। एक शख्स उस बंदूकधारी के पास पहुंच जाता है जो यहूदियों पर गोली चला रहा था, और उसने अकेले ही उस शख्स का मुकाबला किया, उसका हथियार छीन लिया। उसने अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो शख्स एक सच्चा हीरो है, और मुझे यकीन है उसकी इस बहादुरी की वजह से आज बहुत से लोग जिंदा बचे हैं। अहमद अल अहमद की इस बहादुरी पर अमेरिका के एक यहूदी अरबपति बिल एक्मन ने उन्हें $1 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद अल अहमद की बहादुरी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अहमद ने उनके साहस की वजह से आज बहुत से लोग जिंदा हैं। वो उनको सलाम करते हैं। Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. अहमद अल अहमद के परिवार को भी उनकी बहादुरी पर नाज है, फख्र है। पिता मोहम्मद फतेह अल अहमद ने कहा कि उनका बेटा पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर चुका है, इसलिए वो ऐसा कर पाया। मोहम्मद फतेह ने कहा कि आज पूरी दुनिया उनके बेटे की तारीफ कर रही है। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। कल जो हुआ वो इस तरह था कि अहमद ने लंच किया और फिर घर से निकल गया। दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि बोंडाई बीच चलकर कॉफ़ी पीते हैं। मुझे उस जगह का कुछ नहीं पता। वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ हथियारबंद लोग निहत्थों पर गोली चला रहे थे। वो आतंकवादी थे। लोगों की जिंदगी खतरे में थी। मेरे बेटे ने कुछ दूर से देखा कि हमलावर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। मेरा बेटा हीरो है। उसने पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस में काम किया है और लोगों को बचाना उसकी आदत है। जब उसने लोगों को जमीन पर पड़े देखा और हर जगह खून बिखरा देखा तो उसकी आत्मा ने, उसके दिल ने उसे एक आतंकवादी को छलांग लगाकर दबोचने के लिए प्रेरित किया। वो बच निकला। उसी वक्त हथियारबंद हमलावर का दूसरा साथी पुल पर था। उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसने उसे जान से मारने के लिए गोली चलाई। गोली मेरे बेटे के कंधे पर लगी। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। आज दुनिया की ऐसी कोई मीडिया एजेंसी नहीं है जिसने मेरे बेटे की बहादुरी का किस्सा ना छापा हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बहादुरी के लिए उसे शुक्रिया कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो साहसी इंसान है और वो देश का हीरो है। उन्होंने उसके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी है। वो उस जगह पर बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार था। इस बीच सिडनी पुलिस ने दोनों आतंकवादियों साजिद अकरम और उसके बेटे नावीद अकरम की पूरी कुंडली अब खंगालना शुरू किया और पता चला है कि हमले में पुलिस के हाथों मारा गया दहशतगर्द साजिद अकरम मूलतः लाहौर का रहने वाला था। 1998 में ये स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में उसने वेरिना नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर ली और फिर ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लग गया। साजिद के वीजा को 2001 में पार्टनर वीजा में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहा था। ऑस्ट्रेलिया में ही साजिद का बेटा नावीद अकरम पैदा हुआ, इसलिए उसको पैदाइश से ही ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई। 24 साल के नावीद अकरम ने सिडनी के कैम्ब्रेटा हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। फिर इसके बाद नावीद ने सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से मजहबी तालीम ली। नावीद अकरम अपनी मां वरीना से यह कहकर घर से निकला था कि वो अपने पिता साजिद के साथ फिशिंग के लिए बीच पर जा रहा है, लेकिन बॉन्डी बीच पर साजिद और नावीद ने इस भयानक आतंकी हमले को अंजाम दिया। नावीद कल पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था। उसकी हालत अभी क्रिटिकल है। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment.
As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Kempsey. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Kempsey address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday. सबसे हैरानी की बात यह है कि रेजिडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक आतंकवादी के पास 6 फायर आर्म्स के लाइसेंस थे। इसमें पंप एक्शन गन, बोल्ट एक्शन राइफल, शॉट गन, तमाम चीजें थी। सबका लाइसेंस साजिद अकरम को मिला हुआ था। वो एक गन क्लब का मेंबर भी था और हमले के दौरान देखा गया कि नावीद अकरम भी बड़ी फुर्ती से अपनी गन को लोड करके बार बार फायर कर रहा था। इससे पता चलता है कि साजिद के साथ साथ उसके बेटे ने भी खतरनाक हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग ले रखी थी। अब सिडनी के आतंकी हमले के बाद न्यू साउथ वेल्स में गन लाइसेंस के कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि वो बहुत जल्द अपनी स्टेट की गन लाइसेंसिंग सिस्टम को रिव्यू करेंगे और जरूरी हुआ तो कानून बदलेंगे भी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी अपने देश में गन लाइसेंस के कानून को रिव्यू करने का ऐलान किया है। The government is prepared to take whatever action is necessary. सरकार हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। इसमें हथियारों से जुड़े कानूनों को सख्त बनाने का मुद्दा भी शामिल है और आज शाम को मैं कैबिनेट की मीटिंग में भी फायर आर्म से जुड़े कानून सख्त बनाने का प्रस्ताव रखूंगा, जिसमें किसी एक शख्स के पास हथियारों के लाइसेंस की तादाद सीमित करने का विषय भी होगा। इसके अलावा जिनके पास लाइसेंस होगा उनका समय समय पर रिव्यू भी किया जाएगा। लोगों के हालात बदलते जा रहे हैं। लोग एक वक्त के बाद कट्टरपंथी बन सकते हैं। ऐसे में हथियारों का लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। और हाँ, हमें हथियारों पर नजर रखने की व्यवस्था को भी मजबूत बनाना होगा। पहले भी हमने बंदूक रखने से जुड़े कानून सख्त बनाए हैं और हम चर्चा करेंगे कि इन कानूनों में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को आज सिडनी के बॉन्डी बीच पर श्रद्धांजलि दी गई। बीच के पास बने बॉन्डी पवेलियन पर मारे गए लोगों की याद में एक टेम्पररी मेमोरियल बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, उनकी कैबिनेट के कई मेंबर्स, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर समेत हजारों लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नम आंखों से याद किया। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कल के आतंकी हमले को वहशियाना और दरिंदगी वाली करतूत बताया। एल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार यहूदी समुदाय को सुरक्षा की गारंटी देगी और उनके कम्युनिटी सिक्योरिटी प्रोग्राम को मिलने वाली मदद भी बढ़ाएगी। What we saw yesterday was an act of pure evil. हमने कल जो कुछ देखा वो विशुद्ध रूप से शैतानी दरिंदगी वाला आतंकवादी हमला था। यहूदियों के ऊपर अटैक था। हानुका के पहले दिन यह हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। जिस दिन रोशनी होनी चाहिए थी उस दिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का काला चैप्टर लिखा गया। आज सुबह मैं बोंडई बीच पर गया था, जो हमारी मशहूर बोंडई बीच और बोंडई पवेलियन है। कुछ साल पहले ही मरम्मत के बाद मैंने बीच का फिर से उद्घाटन किया था। वो एक ऐतिहासिक जगह है और ठीक उसी जगह ये आतंकी हमला किया गया, जो जाहिर है हमलावरों ने बहुत सोच समझ कर चुना था ताकि यहूदी समुदाय को डरा सकें, उनके अंदर भय पैदा कर सकें। हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए एंथनी एल्बनीज की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इसी साल 17 अगस्त को चिट्ठी लिखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ऐसे ही हमले की चेतावनी दी थी। दरअसल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे दी थी और तब नेतन्याहू ने इस पर एतराज जताते हुए कहा था कि ऐसी नीतियां यहूदियों के खिलाफ नफरत को बढ़ाती हैं। और आज नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि सिडनी का हमला एल्बनीज सरकार की नीतियों का नतीजा है। On August 17th, about 4 months ago, I sent 17 अगस्त को करीब 4 महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज को लेटर लिखा था और चेताया था कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। मैंने लिखा था कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का फैसला आग में घी डालने जैसा है। ये फैसला हमास आतंकियों को इनाम देने जैसा है। इससे यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़नी थी। यहूदी विरोधी भावना कैंसर की तरह है और ये तब और फैलती है जब नेता मौन रहते हैं। ये कम होती है जब लीडर्स एक्शन लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन में बदलें, तुष्टिकरण के बजाय ठोस इरादे दिखाएं।
ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो इंसानियत के खिलाफ अपराध है। इस घटना को अंजाम देने वाला एक हैवान मारा गया, दूसरा मौत के दरवाजे पर है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में गन कल्चर और उसकी वजह से हो रहे खून खराबे को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, इस पर कब पाबंदी लगेगी। और दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में इंसानियत का खून होता है कहीं भी, तो खून बहाने वाले हैवानों का संबंध पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सप्लाई करने वाला देश बन गया है? लेकिन पाकिस्तान में तो अलग ही खेल चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के हुक्म पर उनकी पार्टी ने एक संविधान बचाओ गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में विपक्ष की कई पार्टीज, उनके कई दिग्गज नेता शामिल हैं और अब यह गठबंधन एक बार फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सीएम और इमरान की पार्टी के नेता सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस बार जंग आर पार की होगी। इमरान खान के समर्थक या तो इमरान खान को रिहा कराकर लौटेंगे या फिर कफन में लिपट कर वापस आएंगे। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? डरते हो? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी ने सुहेल आफरीदी को चेतावनी दी और कहा कि सुहेल आफरीदी अपनी औकात न भूलें, वरना जिस तरह आज उनके आका इमरान खान जेल में हैं, उसी तरह सुहेल आफरीदी की हुकूमत का भी बोरिया बिस्तरा बांधकर इन्हें घर भेज दिया जाएगा। अभी मैंने सुहेल आफरीदी साहब जो निक्का वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी मैंने एक तकरीर सुनी। वो कहीं कोहाट गए हुए थे और वहाँ पर वो किसी जलसे से खिताब कर रहे थे और जोश खताबत में कुछ ज़्यादा ही झूठ फरमा गए। वो कहते हैं कि कोई इनकलाब वगैरह आया हुआ है और अवामी राज है और इमरान खान का राज है। भाई, आप जिस राज की बात कर रहे हैं, आज जिस ज़िले में आपने जलसा किया है, उस ज़िले में जिस जलसे में आप बैठे थे, इससे चंद 100 मीटर के फासले पर एक तालाब है जहाँ पर गधे, घोड़े, खच्चर और इंसान एक घाट पर पानी पीते हैं, एक साथ पीते हैं। और आप 13 सालों में किसी को अभी तक पानी नहीं दे सके पीने के लिए। आप बात क्या करते हैं कि आप इनकलाब ले आए, आप कोई अवामी राज ले आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अवामी राज की बात करते हैं, किसी नौकरी की बात करते हैं, तो झूठ नहीं, हम आपका मुहासिबा करेंगे, हर फ्रंट पर आपको रोकेंगे और आपको आगे से आपको टक्कर के लोग नहीं, डबल टक्कर के लोग मिलेंगे। आपकी मुद्दत ख़त्म, आपका टाइम ख़त्म, आपकी बदमाशी, आपका राज ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बगावत हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग जोर पकड़ रही है। सिंध के राष्ट्रवादी पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आज सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद में सिंधी नेशनलिस्ट के संगठनों ने मिलकर सिंधु देश की आवाज बुलंद की। पाकिस्तान पर सिंध के साथ नाइंसाफी और भेदभाव का इल्जाम लगाया और कहा कि अब इस नाइंसाफी का एक ही इलाज है कि सिंध अब पाकिस्तान से अलग हो जाए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में जो हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान जल्द टूटेगा। और कितने टुकड़ों में टूटेगा ये कोई नहीं जानता। अब जरा अपने देश की खबरों का रुख करते हैं। आज पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की। असल में कल दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी। इसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे और इसी पब्लिक मीटिंग में जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीना और उनके सपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नारे लगाए। एक बार फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। कांग्रेस के नेताओं की इस हरकत पर बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया।
राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे कांग्रेस पार्टी की सोच जाहिर होती है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी से कितनी नफरत करती है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करना बहुत दुखद है। इसके लिए सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। लोकसभा में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने मुद्दा उठाया। किरण रिजिजू ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का मतलब दुश्मनी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी से कितनी नफरत करते हैं ये उनकी हरकतों से जाहिर होता है। किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप को देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ना माफी मांगी ना अफसोस जताया, लेकिन सदन के बाहर आकर कांग्रेस के लीडर्स ने यह जरूर कहा कि बीजेपी जिसे इशू बनाना चाहती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, असल में वो दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की रैली में मंच से तो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी ने वहां से तो कोई नारेबाजी नहीं की। प्रियंका ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई को बाधित करके सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।
आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। कांग्रेस के लीडर्स दर्जनों बार ये गलती कर चुके हैं और दर्जनों बार ये साबित भी हुआ है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को गाली दी, नुकसान कांग्रेस का हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेता समझने को तैयार नहीं है, और जब तक कांग्रेस के लोग ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से जनता नाराज होती है, तब तक कांग्रेस का भला भी नहीं हो सकता। आज कांग्रेस ने मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने पर मोदी सरकार को घेरा। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की जा चुकी है। इस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं कि यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर के आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। जब मोदी सरकार की नई स्कीम जी राम जी के जब ये आएगी तो इसके तहत साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मनरेगा के बजट में 90% शेयर केंद्र सरकार का होता था, 10% हिस्सा राज्य सरकार को देना होता था। लेकिन जी राम जी योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% शेयर राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। इस बिल को कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अब महात्मा गांधी का नाम भी हटाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद काकोली घोष ने कहा कि जिन महात्मा गांधी को पूरा देश पूजता है, उनका नाम मनरेगा से हटाकर नया नाम देना ठीक नहीं है। ये तो महात्मा गांधी का अपमान हुआ। हम इसका नाम का घोरतर विरोधी है, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, लोकतंत्र बना, इसके लिए हम पूछते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा उपाधि दिया था। उनका नाम यहाँ से निकल के उनको अपमान किया भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। हम इसका निंदा करते हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलना ही जानती है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला जाना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अखिलेश ने कहा कि अगर नाम ही बदलना था तो सरकार को 125 दिन की बजाय 200 दिन की रोजगार गारंटी देनी चाहिए थी, वरना सिर्फ नाम बदलने का क्या फायदा है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125,
ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहाँ पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है आपकी, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी बीजेपी पर हमला बोला। राजीव राय ने कहा कि ये गोडसे वाले लोग हैं, इन्हें गांधी का नाम भी पसंद नहीं है, इसीलिए महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं। सरकार नाम बदलने और झूठ बोलने के अलावा कुछ किया नहीं, लेकिन इस नाम बदलने से साबित होता है कि गोडसे के लोगों को गांधी के नाम तक से नफरत है। हालांकि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो नई योजना ला रही है देश के भले के लिए है। विपक्ष के नेताओं ने योजना की डिटेल समझने से पहले इसका विरोध कर दिया। देखिए, नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से चलने वाली योजनाओं के नाम बदले तो कांग्रेस के नेताओं ने उसका विरोध किया था। अब मनरेगा का नाम बदला है तो इसका भी विरोध हो रहा है। हकीकत यह है कि योजना के नाम से ज्यादा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि योजना में नया क्या है। अगर देश के ग्रामीण लोगों को साल में 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिलने की गारंटी दी जा रही है, योजना को और पारदर्शी, लीक प्रूफ बनाया जा रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब एसआईआर की बात करते हैं। यूपी में एसआईआर की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तनाव में है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। दरअसल यूपी में अब तक करीब 12 करोड़ वोटरों के ही फॉर्म वापस आए हैं और योगी कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 करोड़ वोटर तो होने चाहिए। अब तक 12 करोड़ लोगों ने ही एसआईआर के फॉर्म भरे हैं, मतलब 4 करोड़ वोटर कहां गए पता नहीं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में योगी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करके इन मिसिंग 4 करोड़ मतदाताओं का पता लगाना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो घर घर जाएं, वोटरों का वेरिफिकेशन करें, जो नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं उन्हें खोजें, क्योंकि जिन 4 करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है उनमें से 85 से 90% लोग बीजेपी के वोटर हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना, आपका मतदाता है। और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है, 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने
14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग, ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें। जैसे सोचें तो 4 करोड़ वोटर्स का गायब होना वाकई चिंता की बात है, बहुत बड़ा नंबर है। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के गांव में भी वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब चूंकि एक ही जगह का वोटर हो सकता है एक व्यक्ति, इसलिए शहरों में रहने वाले बहुत से प्रवासी लोगों ने अपना वोट गाँव में रखा हुआ है। जिन लोगों ने ऐसा किया उनका नाम भी मिसिंग में आ गया। इसका जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी वो कहीं ना कहीं वो जो है रजिस्टर्ड हैं। तो जब अब इस बार है कि एक ही विकल्प रखना है, तो बहुत सारे शहर के जो मतदाता हैं वो गांव में अपने को जो है रख रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारे जो है शहर का मतदाता कम हो रहे हैं। और जो मृत्यु जिनकी हो गई है उनका कम हो रहा है। तो और जो शिफ्टिंग में मैंने ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्र से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि ग्राम सभा के लिए चुनाव जो होता है उसका अलग से मतदाता सूची बनती है। लेकिन लोगों को ये है कि हमको ग्राम प्रधानी का इसका चुनाव लड़ना है, तो इसलिए जो 2 जगह उनका जो मत है वो एक जगह कर रहे हैं। गाजियाबाद यूपी के उन जिलों में से है जहां एसआईआर का काम सबसे धीमे चल रहा है, लेकिन गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग इसे एक नया ही एंगल दे रहे हैं। अतुल गर्ग ने कहा कि विपक्ष के लोग बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां तो बीजेपी सपोर्टर्स के ही वोट गायब हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एसआईआर का काम पूरी निष्पक्षता से हो रहा है। कि हमारे यहाँ 8 लाख से ज़्यादा वोट कट रहे हैं, जिसके अंदर जिन क्षेत्रों में हमारे को 70-80% वोट मिलता है वहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा वोट हमारे क्षेत्र में कटे। तो ये इसकी जो पवित्रता है एसआईआर की, ये इसको शो करता है। ठीक है, जब लोग 20-25-30 साल से या 40 सालों से जो लोग गाजियाबाद में आए, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं हो गया, लोग डेथ भी हो गई, तो उनके नाम कटने ही हैं। या कहीं और जा कर के उन्होंने पहले इंदिरापुरम रह रहे थे, फिर वो वैशाली चले गए, फिर या वो गाजियाबाद के किसी और उपनगर में चले गए, तो फिर वहाँ की जगह वहाँ उनका वोट बन गया। तो अब 30 लाख वोटों में से 8 लाख वोटों का कटना, और उसमें भी उन क्षेत्रों में कटना ज़्यादातर जहाँ पर भाजपा का भी सबसे ज़्यादा वोट मिलता रहा है, तो ये इसकी पवित्रता को दर्शाता है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इस टेंशन पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 85 से 90% वोटर गायब होने का एक अर्थ ये भी है कि पीडीए प्रहरियों के चौकन्नेपन की वजह से एसआईआर में भाजपाई अपने मन मुताबिक जुगाड़ नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मदद के लिए ही इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई है, लेकिन पीडीए प्रहरी सावधान है, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। यूपी में अगर 4 करोड़ लोगों के वोट कटते हैं
तो ये बाकी हैरानी की बात होगी। और अगर ये आंकड़ा सही है तो ये इस बात का सबूत है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कितना ज़रूरी था, कितनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर इस लिस्ट में शामिल थे। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया और कल उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने का ऐलान हुआ था। आज दोपहर जैसे ही वो पटना से दिल्ली आए, एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक उनका जबरदस्त वेलकम किया गया। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह और आउटगोइंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। उन्हें बधाई देने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई थी। नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया और बाद में बीजेपी के संस्थापक और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए गए, उनका आशीर्वाद लिया। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि नोएडा और गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूल्स आज से ऑनलाइन कर दिए गए। मिडिल स्कूल्स हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है। मतलब बच्चों को स्कूल आने की बजाय अब घर पर रहकर ही क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। और आज सबसे ज़्यादा खराब हवा ग्रेटर नोएडा की थी। ग्रेटर नोएडा में AQI था 467, जबकि गाजियाबाद में 454, नोएडा में 447 और दिल्ली का AQI भी 437 था। पूरे एनसीआर में पोल्यूशन इस वक्त सिवियर कैटेगरी में है। आसमान में लगातार धुंध की चादर है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर जा पहुंचे प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में हालात अब बहुत गंभीर हो चुके हैं और इसको लेकर कोई सख्त गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में भी विपक्षी सांसदों ने दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन पर चर्चा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में पोल्यूशन को लेकर सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरे ने कहा कि राज्य इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्यों को निर्देश नहीं देता तब तक वो कोई कदम नहीं उठाते। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट अब सिर्फ वही आदेश देगा जो प्रैक्टिकल हो और जिसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शहर के लोग अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं होते। अमीरों की वजह से यह समस्या बढ़ रही है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ता है। अमिकस क्यूरे ने कहा कि प्रोटोकॉल होने के बावजूद कुछ राज्य उनका पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट की मनाही के बावजूद स्कूलों ने खेल गतिविधियां कराने के रास्ते निकाल लिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को बुधवार को हम फिर सुनेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने भी पोल्यूशन को लेकर संसद में बहस की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था और सरकार ने उन्हें चर्चा का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पोल्यूशन के मुद्दे पर फिर से चर्चा का नोटिस देंगी। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। दिल्ली में जैसे ही सर्दी शुरू होती है हवा में जहर घुल जाता है। पहले कहा जाता था कि दिल्ली में पोल्यूशन के लिए पराली जिम्मेदार है। इस साल दावा किया गया कि पराली जलाने के मामलों में 50% की कमी आ गई है और अब तो पराली जलाने का सीजन भी नहीं है। फिर पोल्यूशन क्यों है, ठीक कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल अगले 2-3 दिन तक इतना ही खराब रहेगा, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा है और विंड स्पीड स्लो है। मतलब ये कि दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन प्रकृति के पास ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर में एक नजर डाल लेते हैं कल की बड़ी खबर पर। 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी कल इथियोपिया में होंगे। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में कल विकसित भारत जी बिल पेश होगा। मनरेगा की जगह लेने वाला यह कानून है। कल बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में SIR के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश होगा। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को कल थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा।